Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to start our second chapter from economics, that is people as resource. So students, last chapter में हम लोगों ने देखा था that there are 4 factors of production. कितने factors होते हैं production करने के लिए? 4 factors होते हैं. Land, labor, physical capital और human capital. कितने factors चाहिए हमें? We require 4 factors for production. Now if you remember, तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में अपने 3 फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया था. करेक्ट, हमने लैंड के बारे में स्टडी किया था, लेबर के बारे में स्टडी किया था एंड फिजिकल कैपिटल के बारे में स्टडी किया था. वी ऑल सॉ दैट कैसे हम उनकी प्रोडक्टिविटी, दैट इज लैंड के केस में हमने देखा कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, सेम पीस ऑफ लैंड को हम कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं. देन उसके बाद हमने देखा दैट लेबर हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द लेबरर्स. एंड लास्टली हमने देखा दैट कैपिटल कैसे अरेंज होता है ना. 2 सोर्सेज देखे हमने कैपिटल के. एक सोर्स था बाय टेकिंग लोन, है ना, पैसे बोरो करके हम अपना कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, या फिर अगर हम बिग बिजनेस मैन हैं तो हम अपनी सेविंग्स को ही यूज़ कर सकते हैं एज कैपिटल. सो ये अब तक हमने 3 फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया है. अब हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो हमें डिटेल में फोर्थ फैक्टर के बारे में बताएगा एंड दैट फैक्टर इज ह्यूमन. अब अगर आप चैप्टर का हेडिंग देखते हो तो वी कैन सी पीपल एज रिसोर्स लिखा है यहाँ पे. इन शॉर्ट ये क्या बता रहा है हमें, दैट ह्यूमन्स आर कंसिडर्ड एज द रिसोर्स. करेक्ट. अब हम देखेंगे कि कैसे हम ह्यूमन्स को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. समझा क्या बोला है यहाँ पे. इस चैप्टर में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि ह्यूमन्स जो होते हैं, पीपल जो है, जिनको अब तक हम लोग ऐसे बोझ समझ रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. सो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन को एक बोझ समझा जाता है रेदर देन एन असेट. हमें एक लाइबिलिटी समझा जाता है. तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी कि कैसे हम इस लाइबिलिटी को, जो बोझ है हमारे ऊपर, हम उस लाइबिलिटी को असेट, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. क्या कंसिडर किया जाता है हमेशा, दैट जितना ज़्यादा रिसोर्स है कंट्री उतनी ज़्यादा डेवलप होगी. हमेशा यही डेफिनेशन दिया जाता है ना डेवलपमेंट के लिए. जितने ज़्यादा रिसोर्स है हमारे पास, डेवलपमेंट उतना बेटर एंड उतना क्विक होगा. सो ह्यूमंस भी तो एक रिसोर्स है. एंड अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स अगर हम चारों में देखें तो हर एक चीज़ को प्रोडक्टिव बनाने का काम किसका है, ह्यूमंस का है. गेटिंग. अगर ह्यूमंस नहीं रहेंगे तो लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कौन करेगा. अगर ये तीनों चीज़ें कंबाइन नहीं होंगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि सबसे ज़्यादा एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कौन है, ह्यूमंस है, पीपल है. सो इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसको क्या समझना चाहिए हमें, वी शुड कंसिडर इट एज अ असेट. हमें ऐसा समझना चाहिए दैट हमारी कंट्री में कितने सारे रिसोर्स हैं, लेकिन ह्यूमंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सो बेसिकली हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे दैट हम लोगों को कैसे असेट में, रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओवरव्यू से शुरू करते हैं हम. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. क्या बोला हुआ है यहाँ पे, that ये चैप्टर के थ्रू हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, that humans are asset. humans बोझ नहीं हैं, उल्टा humans क्या है, they are the resource. Population become human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. क्या बोला हुआ है यहाँ पे,
दैट पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। गेटिंग? पॉपुलेशन को हम रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय डूइंग सम इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करोगे आप? सो इन्वेस्टमेंट आपको करना है ह्यूमन एजुकेशन में, उनके अंदर स्किल्स डेवलप करने में और उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ देने में। अगर एक एजुकेटेड पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या है? वो कंट्री के लिए एक रिसोर्स है। समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? दैट अगर एक पर्सन एजुकेटेड है, अगर एक पर्सन हेल्दी है, अगर एक पर्सन के अंदर स्किल्स है, तो दैट मीन्स कि वो पर्सन आपकी कंट्री के लिए एक रिसोर्स है। समझ आया? लेट्स सी। People as resource is a way of referring to countries' working people in terms of their existing productive skills and ability. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. Like other resource, population also is a resource, a human resource. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look at the negative side. Okay, क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That people as a resource basically किसके लिए बताया है? For the working people in the country. किसके लिए है? For the working people in the country. अगर लोग काम नहीं करेंगे तो कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होगा। गेटिंग? अगर लोग काम नहीं करेंगे, अगर वो ऐसे ही रहेंगे, तो कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होगा। कंट्री का जो पूरा प्रोग्रेस है, कंट्री का जो पूरा डेवलपमेंट है, वो पीछे चला जाएगा। समझ आया क्या बोला मैंने? दैट कंट्री का जो प्रोग्रेस है, कंट्री का जो डेवलपमेंट है, वो एकदम पीछे चला जाएगा। अगर आप अभी इस पेंडेमिक के टाइम पर भी देखोगे तो लास्ट 1-2 मंथ से पीपल आर नॉट वर्किंग। जैसे पहले वर्क करते थे वैसे अभी वो लोग काम नहीं कर रहे। लैंड अभी भी हमारे पास है, हमारे पास मशीनरीज अभी भी है, सब कुछ है हमारे पास, बट ह्यूमंस आर नॉट वर्किंग। एंड क्योंकि ह्यूमंस वर्क नहीं कर रहे, आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन कितना कम हो गया है। आप देख सकते हो कि नेशनल इनकम हमारा कितना कम हो गया है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितनी पीछे चली गई है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल जो आपको एक्सप्लेन करेगा दैट सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स कौन होता है या प्रोडक्टिव फैक्टर कौन सा होता है? ह्यूमंस होते हैं। यू कैन सी हमारे पास आज लैंड है, हमारे पास मशीनरीज है, हमारे पास पैसा है, वी हैव एवरीथिंग, लेकिन पीपल आर नॉट वर्किंग एज बिफोर। लोग पहले की तरह काम नहीं कर रहे, विच शोज़ के इकोनॉमी कितना पीछे जा रही है। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी कितना पीछे जा रही है। तो ये क्या शो कर रहा है हमें? ये हमें बता रहा है कि पॉपुलेशन कितना ज़रूरी है। This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problem of providing the population with food, education, and access to healthcare facilities. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. That adds to the productive power of the country, just like the physical capital formation. क्या बोला है यहाँ पे? दैट लार्ज पॉपुलेशन के हमेशा हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। हम क्या देखते हैं? लार्ज पॉपुलेशन के एवरी टाइम नेगेटिव पॉइंट्स हम देखते हैं। हम पॉजिटिव साइड तो देखते ही नहीं हैं। हम हमेशा लार्ज पॉपुलेशन को एज लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं कि हमारे ऊपर बोझ है, ठीक, हमें उससे ज़्यादा फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, एजुकेशन के लिए खर्च करना पड़ेगा। हम ये सब सोचते हैं, जबकि एक्चुअल में हमें क्या सोचना चाहिए? दैट अगर आज हम लोग इस पर इन्वेस्ट करेंगे, है ना, आज अगर हम लोग अपने पॉपुलेशन को
हेल्थ केयर फैसिलिटी देंगे, एजुकेशन देंगे, फूड देंगे, तो आने वाले 10-15 साल के बाद यही पॉपुलेशन हमारे लिए वर्क करेगा। हमारे लिए मतलब किसके लिए? कंट्री के लिए। कंट्री के लिए वर्क करेगा एंड कंट्री को डेवलप भी करेगा। समझ आया? जैसे हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन खरीदते हैं। बड़ी मशीन्स क्यों खरीदते हैं हम? ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। सो हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं सो दैट हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, हमें ज़्यादा पैसे मिले। सेम वे में हम अपने पॉपुलेशन पर भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। गेटिंग? अगर हम पैसे अपने पॉपुलेशन पर इन्वेस्ट करें, दैट इज़ उनको अगर एजुकेशन दें, उनको उनके अंदर स्किल्स डेवलप करें, अगर उनको हम फूड प्रोवाइड करें, हेल्थ प्रोवाइड करें, तो ये सब से क्या होगा? हमें एक हेल्दी, एजुकेटेड एंड स्किल्ड पॉपुलेशन मिलेगा। और अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है, हेल्दी है, स्किल्ड है, तो ये सब से क्या होगा? हमारी कंट्री का डेवलपमेंट फास्टर होगा। Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in the physical capital. This can be seen directly in the form of higher income earned because of higher productivity of more educated or better trained person, as well as the higher productivity of the healthier people. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मशीन्स में एंड ऑल में, तो वहाँ से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन द सिमिलर मैनर हम ह्यूमंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने ह्यूमंस में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट मतलब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग देना उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक हेल्दी पॉपुलेशन है, हमारे पास एजुकेटेड पॉपुलेशन है। एंड अगर हेल्दी और एजुकेटेड पॉपुलेशन है तो वो पॉपुलेशन कंट्री के लिए वर्क करेगा, कंट्री को आगे लेकर जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। गेटिंग? सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में भी इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, जो बताता है कि ह्यूमन एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है। India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resource. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. यहाँ पे क्या बताया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ द एग्जाम्पल जो हमें शो करता है कि नॉलेज कितनी ज़रूरी है ना। नॉलेज थी हमारे पास स्किल्स थे, तो हमने क्या किया? एक नॉर्मल ट्रेडिशनल सीड को हाइब्रिड सीड में कन्वर्ट किया। एंड अब हम लोग उस हाइब्रिड सीड को यूज़ करके ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। समझा? तो ये किसका एग्जाम्पल है? दैट अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन हुआ तो वो कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gain in other indirect way, because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those who themselves were not directly educated or given health care. In fact, human capital is one way superior to other resources like land and physical capital. Human capital can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. क्या बताया यहाँ पे हमें? दैट अगर एक एजुकेटेड पर्सन है और एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन है तो वो अपना फ़ायदा तो करेगा ही,
है ना। अगर कल को आप एजुकेटेड रहते हो, आप हेल्दी रहते हो, है ना, आप कहीं पे काम करते हो, आप अच्छा मनी अर्न करते हो, तो इससे आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन आपके साथ साथ जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस कंट्री में आप रहते हो, इवन उस सोसाइटी, उस कंट्री को भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट क्या बताया है यहाँ पे, दैट ह्यूमन कैपिटल अगर इम्प्रूव होता है तो इससे पर्सन को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ साथ में इवन कंट्री को भी बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे एक और बात हमें बताई है दैट फिजिकल कैपिटल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन कैपिटल। इन शॉर्ट यहाँ पे वर्ड ही यूज़ कर दिया है दैट ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेस। क्यों? क्योंकि लैंड और कैपिटल को कौन यूज़ करता है, ह्यूमंस यूज़ करते हैं। अगर ह्यूमंस नहीं रहे तो लैंड और कैपिटल अपने आप प्रोडक्टिव नहीं होगा। इन शॉर्ट क्या बोला है यहाँ पे, दैट अगर लैंड को प्रोडक्टिव कोई बनाता है तो वो कौन है, ह्यूमंस है। अगर ह्यूमंस नहीं है तो लैंड प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो दिस शोज कि ह्यूमन कैपिटल कितना इम्पॉर्टेंट है। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. But a large population need not to be a liability. It can be turned into a productive asset by investment in human capital, for example, by spending resources on education and health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific research and so on. क्या बताया है यहाँ पे, दैट इंडिया में हमेशा से लार्ज पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी कंसिडर किया गया है ना, एक बोझ कंसिडर किया गया है कि कैसे हम उनको फूड प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हमेशा लार्ज पॉपुलेशन को एक बोझ की तरह देखा गया है रेदर देन एन असेट। गेटिंग? बट अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री लोगों में इन्वेस्ट करती है, लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो कुछ ईयर्स के बाद यही लाइबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, असेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको अभी यहाँ पे हमें 2 स्टोरीज़ दी है, ये 2 स्टोरीज़ हमें क्लियर करेगी कि हेल्थ और एजुकेशन एक पर्सन की लाइफ में कितना ज़रूरी है। अगर हेल्थ एजुकेशन नहीं है तो आपका भी डेवलपमेंट नहीं होगा, आपके आसपास के लोगों का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। बट अगर आप हेल्दी हो, आप एजुकेटेड हो, तो आपका भी डेवलपमेंट होगा और आपके साथ साथ आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। ये 2 फ्रेंड्स की स्टोरी है, विलास और शाकाल। लेट्स सी, पहले हम शाकाल की स्टोरी पढ़ेंगे, देखते हैं उसकी स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिलता है। There were 2 friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Simapur. Sakal was 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores. His father Bhutta Chaudhary worked in an agricultural field. Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jitu and sister Situ. His uncle Sham had passed a matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. Bhutta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his study. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. Sakal was meritorious and interested in study from the beginning. With very vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software
This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged him. His boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion. अभी यहाँ पे एक फ्रेंड की स्टोरी है. सकाल उसकी मदर जो है वो घर के काम करती है. उसके फादर वर्क्स इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड. उसके अंकल जो है उन्होंने अभी अभी अपना एग्जामिनेशन पास किया है, लेकिन ही इज़ सिटिंग आइडल क्योंकि उनको काम नहीं मिला. ही इज़ नॉट गेटिंग द जॉब. नाउ सकाल के जो फादर है वो चाहते हैं कि उसको एजुकेशन मिले, इसीलिए वो ज़बरदस्ती पहले तो फोर्सफुली सकाल को कहाँ कर भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं. एंड धीरे धीरे करके ही गेट इंटरेस्टेड. वो रेगुलर जाने लग जाता है स्कूल. एंड क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था एंड इंटरेस्टेड भी था, तो उसको एग्जामिनेशंस में मार्क्स भी अच्छे आए. देन उसके बाद उसकी स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए उसके फादर ने लोन रेज किया. लोन के बाद उसको बाहर भेजा पढ़ने के लिए. ही लर्नड अ कोर्स इन कंप्यूटर. देन उसके बाद एक प्राइवेट फर्म ने जॉब दी. ही डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर एंड अब उसका जो बॉस था ही वॉज वेरी मच हैप्पी विद दैट सॉफ्टवेयर, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर से कंपनी को फ़ायदा हुआ था. इसीलिए उसके बॉस ने क्या किया, इसे प्रमोट किया. मतलब आप इस स्टोरी से देख सकते हो कि एजुकेशन की वजह से अब सकाल को प्रमोशन मिला है, उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी. उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी फैमिली का स्टेटस बढ़ा पाएगा. हीटिंग जहाँ उसके फादर एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क करते थे, वहाँ पर आज ही इज़ एबल टू अर्न मोर अमाउंट ऑफ मनी. किसकी वजह से हुआ? दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ एजुकेशन. अब आता है नेक्स्ट विलास की स्टोरी. लेट्स सी विलास की स्टोरी में क्या दिया हुआ है हमें. Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold in the nearby mandi. She could earn only 20 to 30 a day, rupees 20 to 30 a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to school either. He was not interested in study. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time his mother fell sick. And there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only major income. क्या बताया हुआ है यहाँ पे विलास की स्टोरी. विलास इज़ एन 11-year-old बॉय. जब वो 2 साल का था उसके फादर की डेथ हो गई. उसके बाद उसकी मदर जो है वो बाजू के मंडी में फिशेस सेल करने लग गई. एंड शी यूज टू अर्न ओनली 20 या 30 रुपीज़ पर डे. नाउ विलास वॉज नॉट हेल्दी. इसकी वजह से विलास स्कूल भी नहीं जा पाता था एंड नाइदर ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज़. कुछ टाइम के बाद उसकी मदर की तबीयत ख़राब हो गई. नो वन वॉज देयर टू लुक आफ्टर हर. और कोई अर्न करने के लिए भी नहीं बचा था. तो ज़बरदस्ती विलास को ही अर्न भी करना पड़ता था एंड साथ साथ में अपनी फैमिली की तरफ भी देखना पड़ता था. इन शॉर्ट ये दिखाता है हमें दैट हेल्थ और एजुकेशन नहीं होने की वजह से विलास जहाँ पर था वहीं पर रह गया. ये दोनों स्टोरी से हमें इम्पोर्टेंस पता चलता है ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. In the 2 cases study, we saw Sakal went to school and Vilas did not. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a major income like his mother to support a family.
In the case Sakal, several years of education added a quality of labor. This enhanced his total productivity. That productivity adds to the growth of the economy. This in turn pays an individual through salary or in some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. अभी क्या बताया हुआ है हमें यहाँ पे दोनों फ्रेंड्स के बारे में बताया है दैट जहाँ पे विलास बीमार था, वो स्कूल नहीं जाता था, प्लस उसके पास इतना मनी भी नहीं था कि वो डॉक्टर को विजिट कर सके. सो ड्यू टू दैट रीज़न वो वहीं का वहीं रह गया. जितना उसकी मदर अर्न करती थी उसके आसपास ही आज वो अर्न कर रहा है. एंड दूसरी जगह पर उसका फ्रेंड ही गॉट एजुकेशन, उसमें स्किल्स डेवलप्ड हुए, वो हेल्दी भी था एंड ड्यू टू दैट रीज़न उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई एंड उसका जो पोजीशन था वो भी इंक्रीज़ हुआ. क्लियर. तो ये स्टोरी हमें बताती है द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.